हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इनसाइट्स में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेशन नंबर 3 लेकर के आए हैं, जहां पे आपको बताएंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस का कैसे डिस्कवरी हुआ था, रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस है, मतलब ऑफलाइन सेंटर पे अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर का लिंक मैं दे रखा हूँ, गूगल मैप लोकेशन दे रखा हूँ। ये काशीपुर समस्तीपुर में चलता है, बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। यहाँ से हर ईयर यहाँ से IIT में जेईई मेंस में सिलेक्शन होते हैं, और ये एक एकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है आपके इस शहर का जहाँ से एवरी ईयर सिलेक्शन होते हैं। तो ध्यान रखिए इन बातों को कि अगर आपका मकसद होगा जेईई का, नीट होगा प्रिपरेशन करने का, तो बिल्कुल केमिस्ट्री इनसाइट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे विजिट करके आप यहाँ पे ज्वाइन करके और यहाँ पे बेहिचक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, मीन्स यहाँ पे एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट दिया जाता है, जो कि बिल्कुल आपके जेईई मेंस, एडवांस, नीट के लिए एकदम सफिशिएंट होते हैं। रेगुलर टेस्ट सीरीज होता है, डाउट सेशन होता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये डाउट सेशन ना हर जगह नहीं होता है, यहाँ पे डाउट सेशन होता है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज तो होता ही यहाँ पे, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं। बिल्कुल आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और बिल्कुल तैयार हो सकते हैं आप जेईई के लिए, नीट के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे इस शहर में एकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हर ईयर रिजल्ट यहाँ पे जेईई में हो या फिर नीट में हो निकलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप लोग पढ़ करके और बहुत अच्छे से नॉलेज लीजिएगा। किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो लाइव चैट के जरिए आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा, मैसेज करते रहिएगा, और इसके बावजूद भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड किया, वहाँ पर भी जा करके मेरे से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल हुआ, इंस्टाग्राम का आपका वो लिंक हुआ, सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। आज के हमारे सेशन में क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे आपको न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये है आपका एक्सपेरिमेंट। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था देखिएगा, आपको बिल्कुल डेट के साथ हम मेंशन करके बताएंगे। देखिएगा, इन 1911 है ना, 1911 में, याद रखिएगा, रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स, ये सब मिल करके एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये आपको अंजाम दिए थे। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत क्या था ना कि ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को क्या किए थे, हेवी न्यूक्लियाई वाला, जिसका आपका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है ना, तो ऐसे मेटल के फॉइल से क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल को पास कराए थे। और ये पास करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस था, उस ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किए और फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाले थे। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, इन 1911 रदरफोर्ड एंड हिज co-workers carried out an experiment for the discovery of न्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए क्या किए थे, रदरफोर्ड एंड उसके वर्कर ना एक एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट किए। ठीक है ना, अब ये क्या था आपका जी, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन विथ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग
स्कैटरिंग थ्रो हेवी मेटल फॉइल लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, ETC, है ना। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ आपका जी, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था आपका, है ना, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन विथ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थ्रो। अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया गया किसके थ्रू जब का, तो अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया था किसके थ्रू, तो आपको हेवी मेटल फॉइल के थ्रू। हेवी मेटल फॉइल क्यों लिया गया समझिएगा ध्यान से। अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल होता है ये एक्चुअली क्या होता है ना, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जिसके पास आपको क्या होगा, 2 प्रोटॉन होता है 2 न्यूट्रॉन होता है, और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन था वो दोनों का दोनों निकल गया होगा आपका जी, तो इसके पास क्या होगा, 2 प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना जी, तो ये एक कंप्लीटली क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ। और ध्यान से सुनिएगा, अभी हम जान रहे हैं कि न्यूक्लियस होता है, बात समझना जी। उस टाइम में क्या था ना कि पता नहीं था कि न्यूक्लियस कुछ होता है, लेकिन हाँ इतना पता था कि उसके अंदर में, एटम के अंदर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जब प्रेजेंट होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन होगा इसका जी, है ना। पॉजिटिव चार्ज में क्या, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में आइडिया था, है ना। तो प्रोटॉन्स के बारे में आइडिया था, तो इतना पता था कि भाई प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, एटम के अंदर में। तो उस प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव यानी इस पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो इसलिए क्या होगा इसलिए क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे क्या कि ऐसे एटम को लिए, ऐसे एटम के बोल सकते हैं क्या जी, फॉइल को लिए जिसका मास ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो अगर ये पास करता है ऐसे फॉइल से तो वहाँ पे इसमें और उसके पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, जिस कारण से डेविएशन देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए हम हेवी मेटल फॉइल को नहीं लेते तो क्या होता, तो अगर हल्का वाला मेटल फॉइल होता, ये बहुत तेज़ी से जाता जी, तो हो सकता है न्यूक्लियस पे जाकर टकरा जाता, और टकराने के बाद फिर वहाँ पे क्या होता, न्यूक्लियर आपको क्या होता, रिएक्शन हो जाता है ना। वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, मींस अल्फा पार्टिकल हो सकता है उसके न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करके और फिर वहाँ पे उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता। हो सकता है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सकता था, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सकता था, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता था। लेकिन अगर इसके पास चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के कोलाइड होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। उसके पास इतना ना ज़्यादा चार्ज होगा कि आप कितना भी एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को भेजेंगे, इसके पास टकराने से पहले क्या वो मुड़ जाएगा जी, है कि नहीं टकराने से पहले या तो वापस आपका अपने पाथ पे चलाएगा, अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न होकर चलाएगा, और नहीं तो इधर उधर भाग जाएगा टकराने के बाद। बात समझे ना जी, इसलिए हेवी मेटल फॉइल को लिया गया। ये एकदम 100% समझ में आ रहा है जी। एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बस यही कंडीशन है कि एकदम बिल्कुल ध्यान से वीडियो की एकदम एक एक चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा। जितना भी पढ़ाएंगे ना, सबका नोट्स एक प्रॉपरली आप बनाते रहिएगा, ठीक है ना। बच्चे लोग, तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या सब लिया गया था, समझिएगा ध्यान से। जो सब्सटेंस लिया गया था उसका पहले हम नाम लिखते हैं। गोल्ड फॉइल लिया गया, गोल्ड फॉइल, इसका थिकनेस क्या था आपका जी, 0.0004 सेंटीमीटर, इतना इसका क्या था, थिकनेस था, है ना जी। उसके बाद देखिएगा कंक्रीट चैम्बर लिया गया, कंक्रीट चैम्बर लिया गया, समझे बात है जी। सबका क्या वर्क होगा हम बता देंगे। फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया, ये क्या होगा आपका जी, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, है ना। अल्फा पार्टिकल का क्या होगा आपका जी, ये सोर्स होगा। उसके बाद देखिएगा सब लोग ध्यान से, लेड प्लेट ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिया गया आपका जी, उसके बाद आपको लिया गया जी क्या, तो ZnS जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट, स्क्रीन ये लिया गया, जो कि क्या था, मूवेबल था, मूवेबल, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो इतना कुछ लिया गया। बात समझे ना जी, इतना कुछ लिया गया। क्या क्या लिया गया आपका जी, तो गोल्ड फॉइल लिया गया। क्यों लिया गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल से ही क्या करेंगे जी, अल्फा पार्टिकल को हम लोग पास कराएंगे।
ठीक है ना जी, है ना। उसके बाद उसका थिकनेस क्या था, 0.004 सेंटीमीटर, बहुत पतला था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको कंक्रीट का चैम्बर लिया गया, कंक्रीट का चैम्बर जिसके अंदर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, मिस अल्फा पार्टिकल इसी से रिलीज होगा। उसके बाद आपका क्या, लेड का प्लेट लिया गया आपका जी। उसके बाद आपका क्या, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया गया, जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया गया, समझे ना, जो कि मूवेबल था। अब देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट का ये सब चीज़ था आपका, कुछ रिक्वायरमेंट मतलब कुछ रिक्वायर्ड आपका क्या था, सब्सटेंस था, है ना, कुछ रिक्वायर्ड आपका क्या था, चीज़ें था, समझे ना, एक्सपेरिमेंट के लिए। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, समझिएगा। जैसे हम अभी जितना भी सब्सटेंस लिखे थे सबको एक बार हम क्या करते हैं, डायग्राम के द्वारा आपको समझा देते हैं। चलिए, ये हुआ क्या, एक कंक्रीट का चैम्बर हो गया, है ना। ये क्या हुआ, कंक्रीट चैम्बर हो गया। अब इसके अंदर में जो है ना क्या रहेगा आपका जी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहने का सेंस क्या होता है ना, ऐसा सब्सटेंस जो डिसइंटीग्रेट होकर के, मींस टूट करके अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस करता हो, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा क्या लिया गया, इसके आगे एक लेड का प्लेट ले लिया गया, एकदम मोटा सा लेड का एक प्लेट ले लिया गया। यही है पाजी लेड का प्लेट, लेड का प्लेट लिया गया, ये एक छोटा सा गैप छोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा गोल्ड का फॉइल लिया गया, गोल्ड का फॉइल लिया गया। ये पतला सा गोल्ड का फॉइल लिया गया, इसका थिकनेस क्या होगा, बहुत कम होगा। ये हुआ क्या, गोल्ड फॉइल। उसके बाद देखिएगा एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया गया, जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लिया गया। यही आपका है क्या चीज का, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो कि क्या है आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन। कोई दिक्कत जी किसी को, फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहने का सेंस है जो ग्लोइंग करता हो, जो ग्लोइंग प्रोड्यूस करता हो। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से आपको क्या होगा, आपको यहाँ से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि यूरेनियम पोलोनियम थोरियम, ये सब जो होता है ना, आपको क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जिसके पास टेंडेंसी होता है जो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस करेगा। समझे बात है जी, अल्फा बीटा गामा रेज क्या होता है जी आपका, अल्फा रेज जैसे कि बताया था आपको जी, हीलियम का न्यूक्लियस हो सकता है, बीटा रेज जो होता है ना वो क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, और गामा रेज जो होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर से निकल कर आता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, जो कि हाईली एनर्जेटिक हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, जो स्टील वगैरह को भी 4-4 इंच के स्टील को भी क्या करेगा, पार कर जाएगा। वो बात समझना जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ से अल्फा रेज बहुत सारा निकलेगा। अब देखिए हर डायरेक्शन में इस प्रकार से आपका क्या वो मूव करके जाएगा। अभी ये भी बताएंगे कि ये यहाँ पर जो लिया गया है आपका जी, क्या लिया गया है यहाँ पे जी, एक सेकेंड रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंक्रीट चैम्बर लिया गया है, सॉरी ये लेड का प्लेट कंक्रीट चैम्बर जो लिया गया है, क्यों लिया गया है कंक्रीट चैम्बर, ठीक है ना। एक एक चीज़ का आपको हम रीजन बताएंगे। केमिस्ट्री इनसाइट्स से पढ़ने आए तो नाम ही कोचिंग का है केमिस्ट्री इनसाइट्स। इनसाइट्स कहने का सेंस क्या होगा, बिल्कुल अंतः दृश्य, अंतः दृश्य, ठीक है ना जी, अंतः दृश्य मतलब बिल्कुल अंदर की बात है, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से जा रहा, आप देखिए ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया, ये सीधा चला गया, ऐसे मुड़ गया, इधर आ गया, समझिए। ये जो कंक्रीट चैम्बर जो लिया गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अगर अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है और साइंटिस्ट वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा
अगर ये कंक्रीट चैम्बर नहीं रहेगा तो हर डायरेक्शन में फैलेगा, और अगर ये साइंटिस्ट के बॉडी से पास कर जाएगा या किसी भी आम जनता के बॉडी से पास कर जाएगा तो उसको बहुत भयानक बीमारी हो सकता है, जैसे कि ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, इस सब तरह का बीमारी हो सकता है। समझे बात ना जी? मतलब बहुत हैजार्डस रेज होता है। आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो कचरा होता है ना, कचरा, उस कचरे को भी क्या होता है ना ऐसे मतलब प्लेस पे कंपोस्ट किया जाता है, मीन्स क्या ज़मीन के अंदर दबाया जाता है ऐसे प्लेस पे जहाँ पे 200 किलोमीटर के रेडियस में कोई आदमी नहीं रहता है। सोच लीजिए, अगर उसका कचरा भी आपका क्या होगा जी, ऐसे खुले वातावरण में फेंक देंगे ना, उससे इतना रेडिएशन निकलेगा जिससे कि आम पब्लिक का जो है ना बहुत तरीके की बीमारी से क्या होगा, ग्रसित हो जाएगा। समझ बात ना जी? इसलिए क्या होता है, कंक्रीट के चैम्बर में अगर बंद करके करेंगे तो अल्फा पार्टिकल जो निकलेगा वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेगा, हर डायरेक्शन में नहीं फैलेगा, जिस कारण से साइंटिस्ट वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ से निकलने के बाद तो पूरा ऐसे फैल रहा है आपका जी, ऐसे पूरा फैल रहा है। हमें क्या करना है, एकदम स्मॉल गैप से क्या करना है, निकालना है, ताकि हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। तो इसलिए लेड प्लेट जो होता है ना, वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल इस प्लेट को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, मीन्स आर पार नहीं कर पाता है, इसे टकराने के बाद यही रह जाएगा। अब स्मॉल गैप छोड़ा गया था, अब इस स्मॉल गैप से क्या होता है, ये पास करता है। अब यहाँ से देखिएगा गोल्ड फॉइल भी काफ़ी पतला लिया गया ताकि इसे पास कर जाए। ठीक है, अब देखिएगा ये जो पार करके जा रहा है ये तो इनविजिबल रेज होता है, आपको तो दिखाई देगा नहीं, हमें भी दिखाई नहीं देगा जी, इनविजिबल रेज होता है। तो भाई कैसे पता चलेगा कि रेज जा कहाँ रहा है? तो इसलिए तो आपको फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया गया है। ये क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ रेज टकराएगा वहाँ वहाँ आपको फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। फ्लैश ऑफ लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। बात समझा रहे हैं जी, है ना? ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ आपको क्या होगा, ये अल्फा रेज जाके कोलाइड करेगा, वहाँ पे फ्लैशेस ऑफ ग्रीन कलर्ड लाइट प्रोड्यूस होगा। इससे ये पता चलेगा कि पक्का रेज आपको यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखा गया क्या, समझिए ध्यान से, ये जो आपको अल्फा रेज जो निकल करके आ रहा है, तो ये जो गैप से निकल करके जा रहा है, ये जो गैप आपको जो दिखाया गया है, ये गैप, इस गैप से जो निकल करके जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्या देखा गया, मैक्सिमम ग्रीन कलर का फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ज़्यादातर आपका ग्रीन कलर का लाइट आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये है ना कि मैक्सिमम रेज जो था ना, वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर रेज जो था ना, वो बिना आपको किसी डिफ्लेक्शन के यहाँ पे जाकर के स्ट्राइक किया। ठीक है ना जी, ज़्यादातर रेज। उसके बाद कुछ रेज जो था ना, वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुआ, और वेरी फ्यू रेज मीन्स क्या, आफ्टर 20,000 अप्रॉक्स में वो ऐसा था कि 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन हुआ, मीन्स वो ना इस फॉइल को पार ही नहीं कर पाया। जैसे कि मेरा ये गोल्ड फॉइल है, अब ये अल्फा पार्टिकल गया यहाँ से टकराने पर इधर आ गया, मीन्स क्या, इसको पार ही नहीं कर पाया, है ना, इसको पार नहीं कर पाया। बात समझने जी। और कुछ जो पार किया, ज़्यादातर पार किया आपका क्या है, बिल्कुल सीधा सीधी पार कर गया। कुछ जो है ना वो डेविएट हो गया आपका जी स्मॉलर एंगल से, मीन्स क्या, लेस देन 90 डिग्री से। लेकिन 20,000 में से कम एक ऐसा रेज था जो इस गोल्ड फॉइल को पार नहीं कर पाया। तो कोई तो ऐसा बात होगा ना जी कि पार नहीं कर पाया, तो बस यही से आपको कंक्लूजन निकाला गया। तो सबसे पहले जितना बात था, ऑब्जर्वेशन था, पहले लिख देंगे। सबसे पहले ना इसको डायग्राम बनाइए। ये मूवेबल स्क्रीन है, ये हमेशा ऐसे 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 मूव करेगा। अब जैसे कि ये रेज निकल के आ रहा है, अब ये इधर जा रहा है, कैसे पता चलेगा कि आपका क्या कहाँ पे कोलाइड कर रहा है? तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इधर भी तो रहेगा जी, आएगा तो उस पर टकराएगा, उससे पता चलेगा कि अरे ये रेज यहाँ पे टकरा रहा है। रेज यहाँ पे क्यों टकरा रहा है? इसका मतलब इसको पार नहीं किया, यहाँ से टकरा करके रिटर्न होकर इधर आया। इधर भी जाके टकराएगा जी का, इधर भी मान लीजिए अगर कोई रेज ऐसे जाता है और इधर जाके टकराता है, तो इससे पता चलेगा कि रेज यहाँ पे आखिरकार क्यों टकरा रहा है। इसका मतलब है क्या कि गोल्ड फॉइल को क्या कर रहा है, पार नहीं कर पा रहा है। बात समझे ना जी। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। पहले तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट्स लीजिए बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला पॉइंट ये है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स went straight without any deflection। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स होगा ना, वो सीधे चला जाएगा, वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी? अब ये क्या बताता है जिप का, अच्छा इसके बारे में बताएंगे आगे कि क्या बताता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा सब लोग ध्यान से,
few alpha particles deviated by a smaller एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम आपका एंगल पे क्या होता है, डेविएट होता है, ठीक है ना। फिर देखिएगा ध्यान से, वेरी फ्यू, यहाँ पे लिख देते हैं 1 आउट ऑफ 20,000, है ना, अल्फा पार्टिकल्स deviated by an angle more than 90 degree, that is alpha rays, alpha particle didn't passed थ्रो गोल्ड फॉइल। मतलब आपको 20,000 में से एक ऐसा रेस था जो आपको लगभग क्या हुआ, 90 डिग्री से ज़्यादा पे डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब वो पार ही नहीं कर पाया, वो पास ही नहीं कर पाया। अब इसके पीछे आपका देखिएगा, यही आपका 3 चीज़ आपको ऑब्जर्व किया गया। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर के आता है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, सबसे पहला पॉइंट कि मैक्सिमम अल्फा रेंज जो है ना वो सीधा सीधी चला गया, आपको क्या हुआ, बिना डिफ्लेक्ट हुए पार करके चला गया। आपको पता है अच्छी तरीके से जी कि अल्फा रेज किससे डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली अल्फा रेज किससे डिफ्लेक्ट होगा, अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज से ही डिफ्लेक्ट होगा। ज़्यादातर आपको क्या सीधा सीधी चला गया, इसका मतलब ये होगा कि एटम के अंदर में ज़्यादातर पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं। बात समझना जी, एटम के इनसाइड में ज़्यादातर आपको क्या होगा जी, पोर्शन जो होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं। उसके बाद देखिएगा बहुत कम रेंज जो था ना वो आपको क्या हुआ, स्मॉलर एंगल से डिफीट हुआ, है ना, स्मॉल एंगल से क्या हुआ, डिफीट हुआ। इसका मतलब है क्या कि कोई तो एकदम छोटा सा रीजन होगा जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा और उसके इर्द गिर्द से अल्फा पार्टिकल गया होगा तो डिफीट हो गया और कहाँ चिपका, है ना। और तीसरा बात क्या आपका जी, वेरी फ्यू रेज, लगभग 20,000 में से एक रेज ऐसा था ना जो बहुत ज़्यादा एंगल से डिवेट हुआ, बिल्कुल पार ही नहीं कर पाया आपका जी आपको गोल्ड फॉइल को। इसका मतलब है क्या कि इस केस में अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने सामने पड़ गया होगा। और उसके पास हम तो पहले ही बताए थे कि हेवी न्यूक्लियस लिया गया है, मतलब हेवी आपका एटम मेटल का फॉइल लिया गया है। हेवी मेटल को फॉइल करने का उसमें क्या, प्रोटॉन्स का संख्या ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या आपका जी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हुआ होगा कि वो पार ही नहीं कर पाया। बात समझे ना जी, तो यही आपको ऑब्जर्वेशन निकलेगा। और ऐसे छोटे से पोर्शन को जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ऐसे छोटे से पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं जी, तो हम लोग बोल देते हैं क्या जिसको, न्यूक्लियस। बात समझे ना जी, ठीक है। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, इससे कंक्लूजन जो निकल करके आएगा उसको हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन्स, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन निकल के आएगा आपका जी, सिंस मैक्सिमम अल्फा रेज वेंट straight without any deflection, which implies that maximum region of the atom is इम्पिटी, है ना। मैक्सिमम रीजन जो होगा आपका एटम का वो क्या होगा, आपको इम्पिटी होगा। बात समझना है जी, चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा, देखिएगा पोर्शन, वेरी फ्यू रेज डेविएटेड बाय ए स्मॉलर और larger angle, which implies that whole positive charge must be concentrated in a very small
वॉल्यूम, है ना, विच रिपेल्स स्ट्रांगली द कमिंग अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स इट, है ना, अपनी तरफ आने वाले जो आपका जो भी अल्फा पार्टिकल होगा उसको स्ट्रांगली क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब जरा देखिएगा तो जी यहाँ पे क्या आपका जी ये हुआ आपको, जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है आपको प्रेजेंट है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा इस पाथ पे, तो आते ही क्या होगा आपका जी, ये पाथ पे आ रहा होगा, आते ही क्या होगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब साइड से आ रहा होगा तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा जी, बात समझाने जी। उसके बाद देखिएगा एक ये सिचुएशन हो सकता है ना, और एक ये देखिएगा सब लोग ध्यान से, एक ये सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे क्या आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी ये है रिच, यहाँ पे जैसे ही आपका ये आएगा तो ये क्या होगा, झट से क्या होगा, इसी पाथ पे क्या होगा, लौट जाएगा। तो ये बिल्कुल हेड ऑन टाइप का कॉलिजन होने वाला होगा, तो आपको ऐसे लौट गया होगा, और बिल्कुल साइडवेज टाइप का होगा तो इस तरीके से भागा होगा जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा क्या होगा आपका जी, 90 डिग्री से छोटा होगा। बात समझाने जी। तो 2 पॉइंट बताए थे ना जी, कुछ रेज ऐसा है जो आपको स्मॉलर एंगल से डिवाइड होता है, और कुछ रेज ऐसा है जो आपका लार्जर एंगल से डिवाइड होता है, और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जी, वो पार ही नहीं कर पा रहा है। बात समझा रहा है अच्छी तरीके से जी। तो ये आपको कंक्लूजन निकल कर क्या है, और जहाँ पे सारा का सारा अल्फा रेज सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है एटम का, उसी रीजन को हम लोग बोल देते हैं कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना जी। दैट स्मॉल region is called nucleus, है ना। उसको क्या बोलेंगे जी, उस स्मॉल रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग जी, न्यूक्लियस बोल देंगे। बात एकदम समझना है अच्छी तरीके से जी, है ना। जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उस स्मॉल रीजन को क्या बोल देंगे जी, न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा हम लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे बात करते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर पे बात करते हैं, और एंड क्लोजेस्ट अप्रोच पे बात करते हैं। बात समझे ना जी, ठीक है। देखिएगा इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ले चुके होंगे। अगर पीछे वाला का नहीं लिए होंगे तो उसका भी भाई साहब ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स। चलिए ले चुके होंगे, ले लिए होंगे। देखिए अब इसका ले लीजिएगा, ले लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये हुआ अल्फा पार्टिकल, इसका जो पाथ है वो ये है, ठीक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो गया आपका न्यूक्लियस, इसका सेंटर से जो लाइन है जिसको आप एक्सियल लाइन बोलेंगे या सेंट्रल लाइन बोलेंगे, इसके बीच का जो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को तो बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, बात समझने चाहिए। इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का, फिजिक्स में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है, समझे ना, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से जा रहा है, देखिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये हुआ इम्पैक्ट पैरामीटर। ऐसे सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ है, और ऐसे सिचुएशन में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा जी, जब ये है सेंट्रल लाइन, और जब इसी लाइन पे आपको क्या होगा जी, अल्फा पार्टिकल क्या होगा, मूव करेगा, इसी लाइन पे अल्फा पार्टिकल मूव करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में जैसे ही ये रे जैसे जाएगा, ये वापस रिटर्न आपको क्या होगा जी, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से वापस रिटर्न। यहाँ पे बिना टच किए हुए, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि टच करा देंगे हम लोग, बिना टच किए हुए। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो आपको छोटू सा जो डिस्टेंस बच जाता है, जितना डिस्टेंस को टच नहीं कर पाया, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या जी, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच नाम से ही स्पष्ट है कि कितना न्यूक्लियस के क्लोज में गया, ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के कितना क्लोज में गया, यही क्या कहलाता है जी, क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाता है। बात समझाने जी। अब क्लोजेस्ट अप्रोच का हम लोग क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन देखेंगे कि क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकाला करते हैं। वैसे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो नहीं आता है, लेकिन एनटीए है आपका पागल, ठीक है ना जी, बुरा मत मानेंगे एनटी वाले, है ना। वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन सेट कर दे रहा है, इसलिए ना हर एक कंटेंट को एकदम अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर के और अच्छे लेवल तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
नहीं पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन वहाँ पे छूट जाएगा। चलिए इसका आप लोग डायग्राम ले लीजिएगा, पिक्चर मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग देखिएगा ध्यान से। हम लोग अब बात करते हैं क्या जी, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच का देखिएगा कैलकुलेशन की हम लोग बात करते हैं। ये हो गया क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गया। और ये हुआ क्या, अल्फा पार्ट के लिए इधर जा रहा है। सब लोग देखना ध्यान से, है ना, ये इधर जा रहा था जी, ठीक। अभी इसके पास वेलोसिटी कितना था, v था, ठीक है। अभी इसके पास वेलोसिटी कितना था जी, v था। इसके पास मास कितना है, m है। अभी इसके पास एनर्जी जो है ना, टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि क्या है आपका जी, हाफ mv², ठीक। अब देखिएगा ये जैसे जैसे क्लोज आएगा इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन इस पर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास भी होता है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास भी होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में जैसे जैसे ये क्लोज आएगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और देखिएगा सब लोग ध्यान से कि ये आपको क्लोज आते 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 यहाँ तक आया, ठीक है ना, और आते आते इसका वेलोसिटी हो गया यहाँ पे 0। अब ये क्या होगा भाई साहब, ये आपको जैसे इस नज़दीक आएगा, क्योंकि ये इसका टेंडेंसी है इधर आना तेज़ी से और इसका टेंडेंसी है इसको रोकना आने से, ठीक है ना जी, है ना। इसका टेंडेंसी क्या है, इधर आना, इसका टेंडेंसी क्या, रोकना। मतलब क्या होगा आपका जी कि इतना ना ज़्यादा रिपेल करेगा जिस कारण से क्या होगा, ये आपको आते आते इसका वेलोसिटी लगातार आपका क्या खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके पास अभी भी एनर्जी है, ऐसा नहीं कि एनर्जी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एनर्जी हमेशा क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे इसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन अब ये यहाँ पे क्लोज आ चुका है तो यहाँ पे इसके पास क्या आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझे, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिएगा यहाँ से ऐसे आकर के लौटेगा, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस था ये था r0। इसके पास जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग ले लेते हैं Z, एंड एक प्रोटॉन के ऊपर में जो चार्ज होता है ना वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ऐसा चार्ज होता है। और इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्मॉल ई। बात समझे ना जी। तो इसके पास टोटल चार्ज जो हो गया, एक प्रोटॉन पे चार्ज है E, तो Z प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो ZE। तो टोटल चार्ज इसके पास कितना हो गया, ZE हो गया। इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा जी, अल्फा पार्टिकल है तो इसके पास टोटल चार्ज होगा ना वो 2 टाइम्स ऑफ E होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन होता है इसके अंदर में, एक प्रोटॉन पे होगा स्मॉल ई। कहने का सेंस क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, समझे ना। तो 2E इसके पास क्या हुआ, चार्ज हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा इसके पास जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका जी, तो KZE × 2E /R0, यही इसके पास होगा जी। अब आपको पता है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन से क्या होगा आपका जी, यहाँ का एनर्जी एंड यहाँ का एनर्जी इक्वल होगा। ये अल्फा पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हाफ mv² = KZE × 2E /R, यहाँ से R को उठा के इधर ले आते हैं, R0 कर देते हैं, तो R0 = यहाँ पे K2ZE² /1/2mv²। यही आपको आ गया क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आ गया आपका जी क्लोजेस्ट अप्रोच। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं एनटीए पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है एनटीए कुछ भी कर सकता है। बात समझा रहे हैं ना जी, कुछ भी, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। यही हो गया आपका जी क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब क्या है कि ये अधिकतम इतना नज़दीक तक पहुंच सकता है, इससे आगे तक ये नहीं पहुंच पाएगा। अब ये इससे आगे तक पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, सब जेड पे डिपेंड करेगा। जेड ज़्यादा तो ये दूर से लौट जाएगा, जेड कम पड़ेगा तो और पास आएगा, जेड और कम पड़ेगा और पास आएगा, जेड और कम पड़ेगा ये अंदर घुस जाएगा, विस्फोट कर देगा। बात समझे ना जी। क्लोजेस्ट अप्रोच ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका जी, डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो सब का सब क्या होगा, जेड पे डिपेंड करेगा। जेड ज़्यादा होगा तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच ज़्यादा होगा, मीन्स दूर से ही क्या होगा, लौट जाएगा। बाकी आपको काइनेटिक एनर्जी पे तो डिपेंड करेगा ही 100%। बात समझे ना जी अच्छी तरीके से, ठीक है। इस बात को समझ गए। अब चलिए बच्चे लोग, हम ना अब क्या करते हैं ना,
हम लोग ना क्या करते हैं कि देखते हैं कि आपका उसका जैसे स्कैटरिंग हो रहा था, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हो रहा था, तो उसका कुछ ग्राफिकल हम लोग अप्रोच देखते हैं और फिर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो निकल रहा था स्कैटर्ड होकर के वो भी निकालेंगे कि किसी पार्टिकुलर एंगल पे कितना निकलेगा, किसी पार्टिकुलर एनर्जी वाला कितना निकलेगा। ये दोनों चीज़ पे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा सब लोग, हम लोग क्या करते हैं, अब इधर हो गया क्या चिपका, इधर हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, है ना, स्कैटर्ड होकर के। स्कैटर्ड कहने का सेंस क्या होता है, फैलना। ठीक है, स्कैटर कहने का सेंस क्या होता है आपका जी, फैलना। जैसे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे चला गया, तो ये स्कैटर्ड आपका अल्फा पार्टिकल हो गया। ये क्या हुआ, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल हो गया। ठीक है ना जी, ये क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गया। आपको पता है अच्छी तरीके से, ज़्यादातर रेस क्या था जी, सीधा सीधा ही गया था आपका जी। ज़्यादातर रेस क्या था, आपको सीधा सीधा ही तो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए आपको स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, 0 होगा। अरे कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ जी आपका, तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हम लोग स्कैटरिंग एंगल जो लेते हैं वो क्या लेते हैं जी, जो एक्चुअल पाथ था मोशन का, जो एक्चुअल पाथ था मोशन का उसके साथ एंगल जो होता है ना, उसके साथ जो एंगल बनता है वो लेते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी, जो एक्चुअल पाथ था मोशन का उसके साथ जो एंगल होता है वो हम लोग लेते हैं क्या जी आपका, कौन सा लेते हैं, स्कैटरिंग एंगल लेते हैं। तो ये तो ज़्यादातर रेज आपका क्या जी, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर गया ना आपका जी, बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या पास कर गया, इसलिए स्कैटरिंग एंगल उसके लिए क्या होगा, 0 होगा। तो जब इधर क्या था, इधर क्या था आपको, ये इधर क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। स्कैटरिंग एंगल है, तो स्कैटरिंग एंगल जब 0 था तो उसमें मैक्सिमम रेज था आपका जी, तो इसलिए क्या हो, मैक्सिमम आपका होगा। ठीक है, मैक्सिमम रेज था। और जैसे जैसे क्या हुआ आपका जी, स्कैटरिंग एंगल बढ़ा, वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का संख्या क्या, स्कैटर जो हो रहा था घटता चला गया। तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा होगा कि 0 डिग्री के एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे क्या था, मैक्सिमम आपको अल्फा रेज था जो बिना डेविएट के पास हो रहा था। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ा, तो उसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का संख्या बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और एक समय आने पे लगभग 0 को टच करने लगा। बात समझ रहे जी, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ डिक्रीजिंग वाला आपका ग्राफ हो गया जिसका, इसका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग का ग्राफ किसके साथ, जिसका स्कैटरिंग एंगल के साथ। ठीक है ना जी। नेक्स्ट कंक्लूजन देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दीजिए क्या होगा। अगर n को आप मानते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, तो देखिएगा n इक्वल टू होगा k1 बाई साइन थीटा 2 का होल पावर 4। यहाँ पे n जो हो गया ना, ये क्या हो गया आपका जी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय थीटा एंगल। अरे कोई एक पार्टिकुलर एंगल पे एक ही रेज थोड़ी ना डिफ्लेक्ट होगा जी, बहुत सारा रेज हो सकता है। तो कितना रेज डिफ्लेक्ट होकर के जाएगा एक कोई पार्टिकुलर एंगल पे, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वही n इक्वल टू k1, k1 यहाँ पे कांस्टेंट है, समझे ना, k1 और डिवाइड बाय क्या, साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। इस फॉर्मूला के अप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है ना। फिर देखिएगा नेक्स्ट, कोई पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को लेकर के बहुत सारा अल्फा रेज आपका स्कैटर हो सकता है जी, तो उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिएगा n इक्वल टू k2 डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर का होल पावर 4। यहाँ पे क्या आपका जी, यहाँ पे इस n का मतलब क्या होगा, n डैश कर देते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड विथ हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, है ना। इतने काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा आपका जी, आपको स्कैटर होगा। बात समझने जी। तो यही आपको क्या था जी, आपका अल्फा पार्टिकल का क्या था, सॉरी रदरफोर्ड का क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। यही आपका क्या था जी, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ठीक है ना जी। तो ये आपका पोर्शन यहाँ पे हो गया खत्म। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या जी, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज चूँकि लाइव सेशन मुझे लेना था, लेकिन लाइव सेशन ले नहीं पाया। क्यों जी, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था, इस कारण से नहीं ले पाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कल लाइव सेशन ले लें। कल लाइव सेशन अगर अटेंड हो पाएगा तो ले लेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। वीडियो सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा एक बार कॉमेंट करके। जो भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है ना, तो वो भी आप लोग अपना आइडिया शेयर करिएगा मेरे से। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।